हेलो एवरीवन, दिस इज निकिता। वेलकम टू निकिता बायो वर्ल्ड। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा जहां पर हमने स्टार्ट किया था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ये चैप्टर क्लास 11th एंड 9th दोनों क्लासेस में आपको मिल जाएगा। हमने इसका फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। मैंने आपको उसमें बताया था, एक पूरा ओवरऑल साइनॉप्सिस बता दिया था कि इस चैप्टर में हम कैसे कैसे आगे बढ़ने वाले हैं। ये साइनॉप्सिस पूरा यहाँ पर लिखा हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके अगर इसको रीड करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें से हम बहुत सारी चीजें कवर कर चुके हैं कल के वीडियो में, जैसे कि हमने इंट्रोडक्शन देखा, सेल का इंट्रोडक्शन, सेल की इंपॉर्टेंस क्या है, हिस्ट्री ऑफ सेल की बात की जिसमें हमने ये देखा कि सेल को डिस्कवर किस साइंटिस्ट ने किया है, डेड सेल को किसने डिस्कवर किया, लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया है, कौन से ईयर में डिस्कवर किया है। देन इसके बाद हमने देखा था सेल होती क्या है, एक्चुअल में हम सेल किसको कहेंगे, ये चीज हमने कंप्लीट कर ली थी। व्हाट इज सेल, ये स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल यूनिट होती है। तो मैंने आपको एक एक वर्ड का मीनिंग समझाया था कि इनको हम ऐसा कहते क्यों हैं। तो ये हम समझ चुके हैं। सेल थ्योरी हम देख चुके हैं, कोशिका सिद्धांत, जो दो साइंटिस्ट ने पहले मिलकर दिया था, अपनी हाइपोथेसिस दी थी, अपनी एक कल्पना। उसके बाद में फिर हमारे पास नेक्स्ट साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने मॉडर्न सेल थ्योरी दी थी, जिनको हम रुडोल्फ विर्चो कहते हैं। मॉडर्न सेल थ्योरी जिन्होंने दी थी, एक लैटिन फ्रेज दिया था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। ये कंप्लीट करने के बाद हमने फिर देखा था ओवरऑल एक सेल एक्चुअल में दिखाई कैसे देती है, सेल का ओवरव्यू देखा था। अगर आपको एनिमल की स्टडी करनी है तो आप ह्यूमन चिक सेल का यूज करते हो, अगर आपको प्लांट की स्टडी करनी है तो आप ऑनियन पील सेल का यूज करते हो। इसको देखते हुए हमने एक बेसिक कोशिका का स्ट्रक्चर कुछ ये देखा था। फिर हमने शेप ऑफ द सेल कंप्लीट कर लिए थे। हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे टाइप की सेल्स मिलती है जिनके शेप्स भी अलग अलग होते हैं। तो कौन कौन से शेप अवेलेबल है, ये सारे शेप यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया। देन साइज ऑफ द सेल, डिफरेंट डिफरेंट साइज, डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर की या डिफरेंट लेंथ की हमारी बॉडी के अंदर सेल्स उपस्थित होती है। तो हमने ये सारी सेल्स के बारे में भी बात कर ली थी। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा और देन आप इस वीडियो पर आए हैं। ये कुछ स्टैटिक डेटा था जो कि फिक्स्ड है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, सेम एज इट इज हमें लर्न इसको करना है। ओके, तो आज से हमारा सेशन कहाँ से शुरू होगा, टाइप्स ऑफ सेल से, कोशिका के प्रकार से। ओके, कोशिका के प्रकार स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं जो हमने नहीं की है। जैसे मान लीजिए कि किसी ऑर्गेनिज्म, किसी भी जीव की बॉडी के अंदर केवल कितनी कोशिका उपस्थित है, एक कोशिका, एक यानी कि सिंगल सेल उसकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। तो उस सिंगल सेल वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यानी कि एक कोशिकीय जीव। मैंने आपसे कहा था अगर किसी ऑर्गेनिज्म के पास सिंगल केवल एक भी कोशिका है तब भी हम उसको लिविंग मानते हैं, लेकिन लेस देन सेल अगर होता है तो उस कंडीशन में हम उसको लिविंग नहीं मानते हैं। यानी कि लिविंग का डिफाइनिंग फीचर क्या है, सेल। किसी भी ऑर्गेनिज्म के पास सेल तो होना ही होना चाहिए, तभी हम उसको लिविंग मानते हैं। तो जिस ऑर्गेनिज्म के पास एक भी कोशिका है उसको भी हम कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मानते हैं, बस वो कहलाता क्या है, यूनिसेल्यूलर कहलाता है। जिस ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर मल्टीपल सेल है, बहुत सारी कोशिकाएं हैं, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म जो हमें खुली आंखों से, नग्न आंखों से, नेकेड आइज से दिखाई देते हैं विदाउट माइक्रोस्कोप, वो सारे ही क्या होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं। मतलब हमको नेकेड आइज से सिंगल सेल नहीं दिखाई देती है। एक कोशिका को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ता है। तो जो भी हमें दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब उनकी बॉडी के अंदर एक से तो ज्यादा ही सेल्स है। तो जिसकी बॉडी में एक कोशिका, उसको यूनिसेल्यूलर एक कोशिकीय कहते हैं, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं उसको मल्टी सेल्यूलर बहुकोशिकीय कहते हैं। यूनिसेल्यूलर का एग्जाम्पल हमें क्या याद रखना है, एक तो जितने भी हमारे मोनेराज होते हैं, मोनेरा जगत जो पूरा है वो किसके अंदर आ जाता है, यूनिसेल्यूलर के अंदर आ जाता है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास किंगडम होता है जिसको हम प्रोटिस्टा कहते हैं, प्रोटिस्टा के अंदर भी सारे क्या आ जाते हैं, यूनिसेल्यूलर आ जाते हैं। बस दोनों में डिफरेंस ये है, ये यूनिसेल्यूलर प्रोकैरियोट होता है, ये यूनिसेल्यूलर यूकैरियोट होता है। क्या डिफरेंस है प्रो और यू में, अभी हम समझ रहे हैं। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई है। एग्जांपल्स की बात करें तो सिंगल सेल में अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, जो कि हमेशा से चले आ रहे एग्जांपल है। आप यहाँ पर यीस्ट याद रख सकते हैं, एल्गी याद रख सकते हैं, ठीक है। फंगस, बहुत सारे, यीस्ट एक फंगस है। इसके अलावा भी कई सारे ऑर्गेनिजम्स जो बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है, उनको हम एक कोशिकीय यूनिसेलुलर कहते हैं। मल्टी सेलुलर में ह्यूमन हो गए, प्लांट हो गया, बहुत सारे एनिमल्स हो गए, वो सब मल्टी सेलुलर है। चलिए, टाइप्स ऑफ सेल की बात करें, कोशिका के प्रकारों की बात करें, तो कोशिका के प्रकार में हमारे पास दो प्रकार की कोशिका है। एक को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक को कहते हैं हम यूकैरियोटिक कोशिका।
अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस हम यहाँ पर देखेंगे, ताकि जब हम आगे प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर देखें तो वो हमें इजीली समझ आ जाए, यूकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर देखें तो इजीली समझ आ जाए। जब हम इन दोनों के स्ट्रक्चर को कंप्लीटली समझ लेंगे, फिर उसके बाद एक पूरा फ्लो चार्ट फिर से मैं बनवाऊंगी, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक दोनों में डिफरेंस फिर से आएगा। तो जैसे कि यहाँ इसका नाम है प्रोकैरियोटिक, ये जो प्रो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब होता है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव को हम बोल सकते हैं पुराना या ओल्ड, या फिर जो वेल डिफाइंड नहीं है। कैरियोटिक का मतलब यानी कि कैरियन वर्ड को ये कहीं ना कहीं बता रहा है, तो कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस यानी कि जिसको हम केंद्रक कहते हैं। क्या कहा गया इस पूरे वर्ड में, प्रोकैरियोटिक में ऐसी कोशिकाएं, ऐसी सेल जिनकी बॉडी के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यही लिख लेते हैं हम। सुस्पष्ट जिनके अंदर केंद्रक नहीं होता है, नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अब अगर न्यूक्लियस नहीं है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली उपस्थित नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ पर क्या होती है, एब्सेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी। ये जो कोशिका होती है इसके पास में भी क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक मटेरियल है। तो इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के पास में जो भी जेनेटिक मटेरियल होगा वो कैसा होता है, नेकेड। इसका जो डीएनए होता है वो कैसा होता है, नेकेड डीएनए, नग्न डीएनए। इसका मतलब ये होता है कि इसके पास हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता, एक हिस्टोन नाम का प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन का काम होता है हमारे डीएनए को बाइंड करके रखना। जैसे हमारा डीएनए 2.2 मीटर का होता है, मतलब इतनी उसकी लेंथ होती है। अब इसको कंसाइज करना है, इसको छोटा करना है, ताकि सेल के न्यूक्लियस के अंदर इसको पैक किया जा सके। तो यहाँ पर कुछ छोटी छोटी सी यूनिट्स लगी होती है, उन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, हिस्टोन कहते हैं। तो ये जो हिस्टोन होता है वो क्या कर रहा है, डीएनए को बाइंड कर रहा है। अब जिस जगह पर हिस्टोन प्रेजेंट नहीं है तो ऐसे डीएनए को हम क्या कह देते हैं, नेकेड डीएनए कह देते हैं। तो हमने ये प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में देखा। दूसरी प्रोकैरियोटिक कोशिका की बात करें तो जो इसका साइज होता है ना वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया प्रीवियस वीडियो में। इसका साइज स्मॉल होता है, ये 1 to 2 माइक्रोमीटर तक की होती है, मतलब इनका साइज छोटा होता है। अब अगर साइज छोटा है, किसी भी कोशिका का साइज मतलब उसका आकार छोटा है, तो उसको डिवीजन करने में उतना समय नहीं लगता है। मतलब छोटी सी कोशिका है, उसको अपनी कॉपी बनानी है तो बहुत जल्दी से बना लेगी। तो ये रैपिड डिवीजन कर सकती है। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ना, ये रैपिड डिवीजन कर सकती है। अब प्रोकैरियोट्स में हम पहले एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पर एग्जाम्पल्स कौन आ गए, मैंने आपसे कहा जो मोनेरा है, पूरा मोनेरा जगत किसके अंदर आता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर आता है। मोनेरा के अंदर कौन आते हैं, बैक्टीरियाज, साइनोबैक्टीरियाज हो गए, आर्की बैक्टीरियाज हो गए, यू बैक्टीरियाज हो गए, ये सारे किसके अंदर आते हैं, मोनेरा के अंदर आते हैं। तो ये सारे के सारे फीचर्स होते हैं किसी भी प्रोकैरियोटिक कोशिका के। हम देखें यूकैरियोटिक कोशिका क्या होती है। अब जैसे यहाँ पर नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, तो यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो प्रीवियस वीडियो में, या फिर मैं भी आपको डायग्राम में बता देती हूँ, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है, यानी कि केंद्रक यहाँ पर उपस्थित है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड द्विझिल्ली युक्त केंद्रक। जो हमने ये बेसिक कोशिका देखी, ये कोशिका को आप देखिए, ये एक प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है। यूकैरियोटिक पे चलते हैं। ये जो कोशिका आपको दिखाई दे रही है ये है न्यूक्लियस। ये जो रेड कलर का बना हुआ है ये क्या है, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर देखिए क्रोमोसोम पड़े हैं, यहाँ पर हमारे डीएनए है। तो उसको कवर करके रखने के लिए बाहर से क्या है, कवरिंग प्रेजेंट है, जिसको हम न्यूक्लियस कह रहे हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जो कि इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स एब्सेंट होती है। प्रोकैरियोट के केस में क्या होती है, ये एब्सेंट होती है, यहाँ पर नहीं होती, लेकिन यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट है। यहाँ पर जो डीएनए है वो नेकेड नहीं होता है, यानी कि यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। हिस्टोन प्रोटीन क्या है, प्रेजेंट है। इस सेल का जो साइज था वो कैसा था, स्मॉल था, लेकिन ये सेल कैसी होती है, लार्ज साइज्ड होती है। कितना होगा इसका साइज, 10 to 12 माइक्रोमीटर, सॉरी 10 to 12 माइक्रोमीटर इसका साइज होता है। अब क्योंकि ये इसका साइज छोटा था इसीलिए रैपिडली डिवीजन कर पा रही थी। अब इसका साइज इतना छोटा नहीं है, ये सेल बड़ी है, तो इसको जो डिवाइड करने में टाइम भी लगेगा वो थोड़ा सा ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक सेल। तो इसको थोड़ा सा डिवीजन में समय ज्यादा लगता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्लांट सेल होती है वो यूकैरियोटिक सेल है, मतलब पादप कोशिका।
पादप कोशिका किसका एग्जाम्पल है? यूकेरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है। एनिमल सेल यानी कि जो जंतु कोशिका है वो किसका एग्जाम्पल है? यूकेरियोटिक कोशिका का एग्जाम्पल है। यानी कि मैंने जो भी फीचर्स आपको यहाँ पर बताए हैं ये सारे फीचर्स इन दोनों कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। तो अभी हमारा मैटर ऑफ कंसर्न ये यूकेरियोटिक कोशिका नहीं है, पहले हम किसको कंप्लीट करने वाले हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका को। तो नेक्स्ट हमारे पास वही चीज है, हम देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका का स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देता है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। देखिए सबसे पहले जब हम बात करें, मैंने आपसे कहा प्रोकैरियोट्स में कौन आ रहे हैं? मोनेरा। प्रोकैरियोट्स में कौन आ रहे हैं? मोनेरा। मोनेरा में कौन आ रहे हैं? बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। तो यहाँ पर जो हम सेल देख रहे हैं वो एक्चुअल में किसकी देख रहे हैं? एक बैक्टीरिया की ही सेल देख रहे हैं। ये जो आपको 3 लाइनिंग्स दिखाई दे रही है, ये सबसे आउटर लाइनिंग, ये सेकंड लाइन और ये थर्ड लाइन, ये तीनों एक साथ मिल करके क्या करती है? इस सेल को, इस पूरी प्रोकैरियोटिक सेल का प्रोटेक्टिव सिस्टम बनाने का काम करती है। जैसे जो सबसे बाहर आपको लेयर दिखाई दे रही है, ये कभी-कभी क्या हो सकती है, ये जो लेयर है सबसे आउटर वाली लेयर, ये बनी किसकी होती है? ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। कैलिक्स का मतलब ही क्या होता है? जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सबसे आउटर में हम छोटी छोटी सी लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जिनको हम कैलिक्स कहते हैं, जो कि बड स्टेज में फ्लावर होता है तब उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो कैलिक्स क्या है यहाँ पर? आउटर। ग्लाइको का मतलब क्या है? यहाँ पर ग्लाइकोजन यानी कि शुगर की बात हो रही है, कार्बोहाइड्रेट की बात हो रही है, तो ये ग्लाइको कैलिक्स की बनी होती है। अब ये जो सबसे आउटर कवरिंग है, ये कभी कभी तो क्या हो सकती है? स्मूथ हो सकती है, सॉफ्ट हो सकती है, लूज हो सकती है। तो इसको उस कंडीशन में हम क्या नाम देते हैं? स्लाइम लेयर नाम देते हैं। उस कंडीशन में इसको कहा जाता है स्लाइम लेयर। कभी-कभी क्या होता है कि ये हार्ड होता है, टफ होता है। किसी-किसी बैक्टीरिया में आपको स्मूथ लेयर मिलेगी, लूज लेयर मिलेगी, किसी में हार्ड मिलेगी, टफ। तो उस कंडीशन में इसको हम क्या कहते हैं? कैप्सूल, संपुटिका। ये हम किसकी बात करें? जो सबसे आउटर लेयर है हम उसकी बात कर रहे हैं। फिर इसके अलावा जब आउटर लेयर से हम अंदर की साइड जाएंगे, सेकेंड लेयर जो आपको ब्राउन कलर से दिखाई दे रही है, ये सेकेंड लेयर इसकी होती है कोशिका भित्ति यानी कि सेल वॉल। अब बैक्टीरिया है तो इसके पास सेल वॉल होगी, कोशिका भित्ति इसकी किसकी बनी हुई होती है? पेप्टिडोग्लाइकन की। इसकी कोशिका भित्ति होती है पेप्टिडोग्लाइकन। पेप्टिडो वर्ड बता रहा है यहाँ पर प्रोटीन्स को, क्योंकि पेप्टाइड बॉन्ड किसके बीच में बनता है? दो प्रोटीन्स के बीच में। तो पेप्टाइडोग्लाइकन और इसका और ये जो ग्लाइकन है इसका मतलब मैंने अभी बताया, ग्लाइकन, ग्लाइकोजन ये सब किसको बता रहा है? कार्बोहाइड्रेट को। तो इसकी जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की होती है, यानी कि प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर होते हैं। जो रेड कलर की आपको अंदर दिखाई दे रही है ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। ये है इसकी सेल मेम्ब्रेन। ये जो आपको फोल्डिंग्स दिखाई दे रही है अंतर्वलन, ये कोशिका झिल्ली के ही इन फोल्डिंग्स है। कोशिका झिल्ली की इन फोल्डिंग से कुछ अंदर स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, कुछ वेसिकल्स बनी हुई है, कुछ लेमिले बने हुए हैं। तो इनको एक साथ हम क्या कह देते हैं? मीजोजोम्स। इनको क्या कहा जाता है? मीजोजोम्स कहा जाता है। क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो जेनेटिक मटेरियल भी, मतलब कोशिका है तो जेनेटिक मटेरियल भी होगा, तो इसका जेनेटिक मटेरियल ये रहा। इसका जो जेनेटिक मटेरियल होता है किसी भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर पैक्ड नहीं होता है, ये चीज हमने देख ली। इसके बाहर कोई भी कवरिंग उपस्थित नहीं है, ये इसका जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए हो सकता है इसके पास, इसी के जेनेटिक मटेरियल को हम जीनोफोर कह देते हैं। जिस रीजन में ये प्रेजेंट है, जिस जगह पर प्रेजेंट है उसको हम न्यूक्लियोइड कह देते हैं। जिस रीजन में ये उपस्थित है इसका जेनेटिक मटेरियल, उसको हम क्या कह देते हैं? न्यूक्लियोइड कह देते हैं। नेक्स्ट आपको ये कुछ स्ट्रक्चर राउंड दिखाई दे रहा है, ये तो इसका मेन जेनेटिक मटेरियल यानी कि जो भी इसके पास अवेलेबल होगा डीएनए। लेकिन ये इसका होता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर, गोल दिखाई दे रहा है इसलिए सर्कुलर, डबल स्ट्रैंड क्योंकि दो स्ट्रैंड प्रेजेंट है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इसलिए क्योंकि मेन जीनोम तो ये रहा इसका, ये इसका एक्स्ट्रा है। सर्कुलर डीएनए जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मिड। इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह सकते हैं? प्लाज्मिड। ये जो प्लाज्मिड है बहुत इंपॉर्टेंट है, बायोटेक्नोलॉजी में इस प्लाज्मिड का बहुत ज्यादा यूज होता है।
अब ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। इसके अलावा ये जो आपको दिखाई दे रहा है कुछ मटेरियल, ये है इसकी इंक्लूजन बॉडी, इसको कहा जाता है इंक्लूजन बॉडी, जो कि इसका फूड स्टोर किया हुआ है। इंक्लूजन बॉडी मतलब इसका जो स्टोर्ड फूड मटेरियल होता है, जो इसका भोजन है, जो संग्रहित करके इसने रखा है, इसको हम इंक्लूजन बॉडी कहते हैं, जिसके अंदर फॉस्फेट कणिकाएं होती है, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं इसमें, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स यानी कि कणिकाएं, और साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स भी हो सकते हैं। इन सबके बारे में आगे हम एक एक करके डील करेंगे। ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है सर्पिलाकार, ये है इसका आरएनए, और इस आरएनए के ऊपर आपको ये दो यूनिट्स लगी हुई दिखाई दे रही है। ये है राइबोसोम, मतलब आरएनए के ऊपर क्या लगे हुए हैं, राइबोसोम। और राइबोसोम एक नहीं है, बहुत सारे लगे हुए हैं, इसलिए इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कह देते हैं, पोली। पोली मतलब बहुत सारे, पोली राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम बहुत सारे अटैच्ड है। क्या काम करते हैं ये राइबोसोम, मिल करके इसके साथ, आरएनए के साथ मिल करके प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। अब ये सारे स्ट्रक्चर तो हो गए जिस जो इसके अंदर, इस प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बेसिक हमें मिलते हैं। अब हर एक का हम फंक्शन देखते हैं कि हर एक कोशिका, हर एक चीज इसके अंदर क्या क्या काम करती है। तो पहली चीज हमारे पास आती है इसका सेल एनवलप। सेल एनवलप कैसे बनता है, इसकी सेल वॉल यानी कि कोशिका झिल्ली, इसका ग्लाइकोकैलिक्स से बना हुआ ये जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, जिसको हम कैप्सूल कह सकते हैं, संपुटिका ये, और सेल मेम्ब्रेन, इन तीनों से मिलकर के इसका क्या बनता है, सेल इन्वलप बनता है। हम यहाँ तीनों को लिख लेते हैं। कौन कौन सी तीन चीजें, एक तो हमने देखा कि ग्लाइकोकैलिक्स है, दूसरा इसके पास सेकेंड कवरिंग क्या आती है, सेल वॉल, और थर्ड इसके पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम कह सकते हैं कोशिका झिल्ली। अब ये जो तीनों स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये ग्लाइकोकैलिक्स, मैंने आपसे कहा दो तरीके का ये हो सकता है। अगर ये लूज है, मतलब ढीला ढीला सा है, बाहर की जो कवरिंग है वो बहुत ज्यादा टाइटली बाउंडेड नहीं है, लूज है, उस कंडीशन में तो हम इस लेयर को क्या कह देते हैं, स्लाइम लेयर। लेकिन जब बहुत ज्यादा हार्ड हो, टफ हो, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या कहते हैं, कैप्सूल कहते हैं। टफ होगा तो इसका नाम क्या रखेंगे हम, कैप्सूल, संपुटिका। बात करें इसके सेल वॉल की, इसके सेल वॉल किससे बनी हुई है, अभी अभी हमने देखा पेप्टिडोग्लाइकन से बनी है, यानी कि इसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट है और ग्लाइकोजन कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट है। जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन्स की, जैसे यूकैरियोट्स में बनी होती है। लिपोप्रोटीन्स यानी कि लिपिड्स है और प्रोटीन इसमें प्रेजेंट है। तो ये तो हमने बात ही की है किससे बने हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं इनके फंक्शंस की, कि ये हर एक चीज काम क्या कर रही है। जैसे इन केस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स अगर हम बात करें, ग्लाइकोकैलिक्स क्योंकि सबसे आउटर कवरिंग है, वैसे तो ये तीनों मिलकर के क्या कर रही है, पूरी सेल को प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रेंथ, शेप, रिजिडिटी, सारी चीजें दे रही है। लेकिन वन बाय वन अगर अलग अलग इनके फंक्शंस की बात करें, तो ग्लाइकोकैलिक्स क्योंकि सबसे आउटर कवरिंग है, तो ये भी अगर हार्ड है तो उस कंडीशन में सेल को, कोशिका को प्रोटेक्शन देने का काम करेगा। जो इसकी सेल वॉल होती है, इसकी सेल वॉल का मेन बहुत सारे फंक्शन होते हैं। तो मेन फंक्शन इसका क्या बात करें हम, पहले तो ये सेल को क्या करती है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है, प्रोवाइड स्ट्रक्चर। सेल को क्या प्रोवाइड कर रही है, स्ट्रक्चर, संरचनात्मक इकाई है ये, या फिर संरचना प्रोवाइड कर रही है सेल को, प्रोवाइड स्ट्रक्चर। दूसरा ये रिजिडिटी देने का काम करती है सेल को। रिजिडिटी यानी कि एकदम फ्लेक्सिबल नहीं होती है। फ्लेक्सिबल नहीं है इसका मतलब क्या है, मतलब रिजिड है इसका मतलब क्या है कि ये प्रोटेक्ट कर रही है सेल को बाहर के किसी भी जर्क से, किसी भी टाइप की परेशानी से। दूसरा होता है ये रिजिडिटी के कारण और क्या हो सकता है, सेल को बस्ट होने से बचाती है, मतलब जो बैक्टीरिया होता है उसको बस्ट होने से बचाती है, प्रिवेंट बस्टिंग ऑफ बैक्टीरिया, या सेल प्रिवेंट बस्टिंग ऑफ सेल, सेल को बस्ट होने से, फटने से ये बचाती है, जो सेल वॉल होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिजिड होती है। इसके सेल वॉल का और काम होता है कुछ ऐसे बड़े बड़े मैक्रोमोलिक्यूल्स, अगर बड़े बड़े कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर एंटर होने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पर ये क्या करती है, उसको प्रिवेंट करने का काम करती है। किसी भी ऐसे मैटर को सेल के अंदर एंटर नहीं होने देती है जो सेल के किसी काम का नहीं है। जैसे वायरसेस वगैरह हो गए, बैक्टीरियोफेज हो गया, किसके ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है। लेकिन जब वो बैक्टीरिया से बाइंड होने की कोशिश करे, तो किसी तरीके से ये बचाने की कोशिश करती है सेल वॉल। तो ये है सारे
सेल वॉल के फंक्शन मतलब शेप देगी, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगी, रिजिड होने के कारण ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है बाहर की किसी भी परेशानी से, प्रॉब्लम से, किसी भी जर्क या शॉक से, प्रिवेंट बस्टिंग ऑफ सेल, बस्ट होने से, फटने से सेल को बचाती है। अब बात करें इसके सेल मेम्ब्रेन की, इसको जो कोशिका झिल्ली होती है लिपोप्रोटीन की बनी होती है, और ये जो कोशिका झिल्ली होती है इसका फीचर ये होता है कि ये सेमी परमिएबल होती है, अर्ध पारगम्य होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि चीजों को, एक सेल को दूसरी सेल से जो भी इंटरेक्शन करना होता है, वो इंटरेक्शन मतलब चीजों का जो भी ट्रांसपोर्टेशन करना होता है, चीजों को एक सेल से दूसरी सेल में भेजना करने का जो काम होता है, वो इस मेम्ब्रेन से ही होता है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सेल मेम्ब्रेन होती है, यही करती है चीजों को अंदर एंटर होने के लिए, गेट पास यही प्रोवाइड करती है। कौन सी चीज सेल के अंदर आएगी, कौन सा आयन अंदर आएगा, किस मैटर को अंदर आना चाहिए, किसको सेल से बाहर जाने की जरूरत है, ये सब काम कौन करती है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, हमारी सेल मेम्ब्रेन मतलब जो बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर अभी अभी हमने क्या देखा, यहाँ पर मीजोजोम्स इनफोल्डिंग प्रेजेंट है, इनफोल्डिंग्स प्रेजेंट है जिनको हम मीजोजोम्स कह रहे हैं। तो मीजोजोम्स का मेन काम है, हमने सेल मेम्ब्रेन का तो काम देख लिया कि ये कुछ चीजों को अंदर एंटर होने देगी, कुछ को बाहर जाने के लिए पाथ प्रोवाइड करेगी, जगह देगी। ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन के कुछ नॉर्मल से बेसिक से फंक्शन होते हैं जो हम यूकेरियोटिक कोशिका में देखते हैं। जो काम यूकेरियोटिक कोशिका की सेल मेम्ब्रेन करती है, वही काम यहाँ पर कौन कर सकती है, इसकी सेल मेम्ब्रेन भी, बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन भी कर सकती है। अब हम देखें मीजोजोम। मीजोजोम्स में मैंने आपसे क्या कहा कि ये कुछ ट्यूब्यूल्स बना लेती है अंदर इनफोल्डिंग। मीजोजोम कैसे बने, जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से, सेल मेम्ब्रेन क्या हो गई, अंदर की साइड फोल्ड हो गई, तो सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग यानी कि अंतरवलन है, ये दूसरा कुछ नहीं है, अंतरवलन है। अब अंदर की साइड जब इनफोल्ड हुई तो इसने ट्यूब्यूल बना लिए, वेसिकल्स बना लिए, ठीक है, ऐसे राउंड सर्कल बना लिए, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना लिए, कुछ ऐसा बना लिया। अब ये जो मेसोसोम्स होते हैं, इनके क्या काम होते हैं, इसके बहुत सारे फंक्शन होते हैं। ये जो मेसोसोम है, पहले तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करता है, इंक्रीज सरफेस एरिया मतलब जगह ज्यादा प्रोवाइड करता है सेल मेम्ब्रेन को, इंक्रीज सरफेस एरिया। जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है, तो इसने जितनी जगह ली है, अगर आप फोल्ड कर दो, इस सेल मेम्ब्रेन को फोल्ड कर दो, तो ये जो फोल्डिंग हुई है इसमें ज्यादा स्पेस है, तो ये क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को, मतलब जगह ज्यादा बनाती है सेल मेम्ब्रेन के लिए। दूसरा इसका फंक्शन होता है रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, ये मेसोसोम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन यानी कि श्वसन में मदद करते हैं बैक्टीरियाज के लिए या प्रोकैरियोटिक कोशिका की रेस्पिरेशन करने में। तीसरा इसका फंक्शन होता है, ये सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है। सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के फॉर्मेशन में मदद करता है, ये कोशिका भित्ति बनाने में सहायता करता है। नेक्स्ट इसका फंक्शन होता है मेसोसोम का सिक्रीशन करना। ये क्या करता है, कुछ चीजों को सिक्रीट करता है, जो सेल के अंदर चीजें हैं उन चीजों को बाहर सिक्रीट करने का काम करता है, बाहर रिलीज करने का काम करता है, तो सिक्रीशन करता है। इसके अलावा ये सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, कोशिका विभाजन में हेल्प करता है। अब जब कोशिका का विभाजन होता है, जब कोशिका, एक कोशिका दो कोशिकाओं में बटेगी तो उस समय पर इसका साइज इंक्रीज होगा तो इसके अंदर साइटोप्लाज्मा भी बढ़ेगा, मतलब जो कोशिका द्रव्य है वो बढ़ेगा। तो ये जो मेसोसोम होते हैं, ये एरिया प्रोवाइड करे ताकि ये सेल साइज में एनलार्ज हो सके। एनलार्ज होगी तो इसको स्पेस चाहिए साइटोप्लाज्मा को रहने के लिए। इसके अलावा इसमें जो जेनेटिक मटेरियल है, इसका जो डीएनए है, उसका भी रेप्लिकेशन करती है ताकि ये दोनों कोशिकाओं को बराबर बराबर जेनेटिक मटेरियल मिल सके। तो ये डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि डीएनए की कॉपी बनाने में भी हेल्प करती है, डीएनए रेप्लिकेशन। ये सारे फंक्शन होते हैं मेसोसोम के, इसको मेसोसोम ही लिखते हैं हिंदी में भी, मेसोसोम। ठीक है, तो ये मेसोसोम की बात की, ये सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा है, रेस्पिरेशन में हेल्प कर रहा है, सेल वॉल कोशिका भित्ति बना रहा है, सिक्रीशन कुछ चीजों को सिक्रीट कर रहा है, सेल डिवीजन कोशिका विभाजन कर रहा है, डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए के डुप्लीकेशन या डीएनए की कॉपी बना रहा है। तो बेसिकली ये सारे काम होते हैं किसके, मेसोसोम के, जो कि सेल मेम्ब्रेन पर उपस्थित है। तो हमने सेल एनवलप देख लिया, ग्लाइकोकेलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, मेसोसोम हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास आते हैं सरफेस अपेंडेजेस।